हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अभी हाल ही में जो टीआरई का एग्ज़ाम संपन्न हुआ है प्राइमरी लेवल का क्लास 1 to 5, उसमें साइंस का सेक्शन जो है वो कहाँ से बीपीएससी का सोर्स क्या रहा है कि वो कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आगामी जो 30 सितंबर को प्रस्तावित है 69वीं सीसीई का एग्ज़ाम, उसमें भी क्या वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बिल्कुल जो ये सिलेक्शन टीम है वो बीपीएससी का एक बार जो फाइनलाइज हुआ है वही 69th में भी मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन सेट करेगी। तो उनके माइंड में क्या रहता है कि कहाँ से क्वेश्चन सेट करते हैं, आज हम उसी को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आप पहला क्वेश्चन देख रहे होंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है। तो ये क्वेश्चन, इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको हल्दी। ठीक है, और ये कहाँ दिया हुआ है तो आप इसको देखिए। ये एनसीईआरटी के अम्ल क्षार एवं लवण चैप्टर है क्लास 10th का। उसमें एक लाइन दिया हुआ है, लिटमस एक प्राकृतिक सूचक होता है, इसी प्रकार हल्दी भी एक ऐसा ही सूचक है, यानी हल्दी जो है वो एक सूचक है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। सेकंड क्वेश्चन है जो पूछा हुआ है, नेत्रदान में दाता की आँख के किस हिस्से को प्रतिरोपित किया जाता है। इसका आंसर जो है इसका आंसर हो जाएगा आपको कॉर्निया। ठीक है, अब ये देखिए आप, ये जो है यहाँ पे एक लाइन दिया हुआ है कि नेत्रदान द्वारा प्राप्त कॉर्निया, इस लाइन को फोकस कीजिएगा, कॉर्निया प्रत्यारोपण से ठीक किया जाता है। ये भी एनसीईआरटी के मानव नेत्र वाले चैप्टर से दिया हुआ है क्लास 10th। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रिज्म द्वारा सफ़ेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिकतम विचलित होता है। क्वेश्चन पे फोकस कीजिएगा कि यह पूछ रहा है कि जब प्रिज्म द्वारा वर्ण विक्षेपण होता है तो कौन सा रंग जो है अधिकतम विचलित होता है। तो आप ये फिगर देखिए जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, श्वेत प्रकाश का विक्षेपण, इसमें आप यहाँ देख सकते हैं कि वायलेट कलर जो है यानी कि बैंगनी, वो सबसे ज़्यादा डेविएट हुआ है और रेड जो है वो सबसे कम डेविएट हुआ है। तो यहाँ से आप आंसर देख सकते हैं कि सबसे अधिक विचलन कौन करता है, तो वो होगा बैंगनी। ठीक है, अगर वहीं क्वेश्चन पूछे कि सबसे कम विचलित कौन सा होगा तो आंसर हो जाएगा लाल। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। इस बार के क्वेश्चन पेपर में सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगर कोई है तो ये है फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का तापमान। बीपीएससी अपना स्टैंडर्ड इस तरह से रेज़ किया है कि पहले पूछता था कि कोई डिग्री सेल्सियस में तापमान दे दिया, मान लीजिए कि आप 40 डिग्री सेल्सियस, और 40 डिग्री सेल्सियस दे दिया और इसको बता रहा था पहले पूछता था कि इसका फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगा। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य यानी एब्सोल्यूट जीरो मान कितना होता है फ़ारेनहाइट स्केल पे। तो जो ये पढ़ के गए होंगे उसको तो वो लोग क्या है कि ये मार के आए होंगे -459.4 फ़ारेनहाइट। लेकिन आपको बता दें कि बीपीएससी ये आंसर लेने वाले हैं नहीं। क्यों, तो चलिए देखते हैं। आप ये देखिए, ये एनसीईआरटी में फिगर दिया हुआ है, आप यहाँ पे देखिए ये वाला सेक्शन, ये एब्सोल्यूट जीरो है, इसमें फ़ारेनहाइट में -459.69 दिया हुआ है। ध्यान से देखेंगे, दशमलव के बाद यहाँ पे 0.69 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया हुआ है, जबकि आपके ऑप्शन में जो है -459.4 दिया हुआ है। इस प्रकार से बीपीएससी इसका आंसर जो है वो इनमें से कोई नहीं आंसर लेने वाली है। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसका ई होगा। तो आप देख सकते हैं ये ऐसा ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एक तो ऐसा प्रश्न, उसमें भी आंसर ऑप्शन ई आंसर। ठीक है, जिसका सोर्स क्या है वो एनसीईआरटी, आप देख सकते हैं फिगर में क्लियरली। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच वैल्यू क्या होता है। पहले क्वेश्चन पूछा जाता था कि सिरका का पीएच मान क्या है, ब्लड का पीएच मान क्या है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन इस बार का जो प्रश्न है आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक में बने लवण का पीएच वैल्यू क्या होगा। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 7 से कम। इसका ये देखते हैं क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो क्वेश्चन पूछा गया है, ये देखिए आप यहाँ आप फोकस कीजिए,
प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षारक के लवण का पीएच मान 7 से कम होता है। देखिए सीधा सीधा ये लाइन उठा के आपको प्रश्न में पूछा गया है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो आंसर हो जाएगा 7 से कम। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो आपका हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसका कार्य पूछा है, पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है। तो अब इसमें देखिए ये जो इसका सही आंसर होगा सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। अब ये कहाँ से पूछा गया है, तो आप ये देखिए एनसीईआरटी का ये वाला एक क्रियाकलाप वाला कॉलम है, इसमें आप देखिए एक ग्रोथ हार्मोन के तौर पे दिया हुआ है यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है सभी अंगों में वृद्धि को प्रेरित करता है। इस बॉक्स को देखिए, यहाँ से ये क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्म किया गया। इवन यहाँ का इसका जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, शरीर में चीनी को कंट्रोल करना। आप देखिए शरीर में चीनी को कंट्रोल करना, ये काम है, ये है आपको इंसुलिन का कार्य, ठीक है। और पुरुष, ये वाला जो ऑप्शन है पुरुष में यौन अंगों को विकसित करना, ये वाला ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे दिया हुआ है, ये देखिए इंसुलिन का कार्य है रक्त में शर्करा के स्तर को नियमित करना। तो इस तरह से इसका सही आंसर जो है वो हो जाएगा आपको सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना। आप देख सकते हैं लाइन बाय लाइन किस तरह से एनसीईआरटी को पूछा गया है, इसलिए हमारे एग्ज़ाम में ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। तो आप ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे कि शुष्क बुझा हुआ चूना जो है उसमें क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है। जब आप इसके ऑप्शन को पढ़ेंगे तो है कैल्शियम क्लोराइड, विरंजक चूर्ण और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उपर्युक्त में से कोई नहीं है या एक से अधिक। तो आप इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा विरंजक चूर्ण, ठीक है। अब देखिए ये कहाँ से पूछा गया है, ये देखिए ये एक विरंजक चूर्ण का दिया हुआ है, शुष्क बुझा हुआ चूना पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। देखिए डायरेक्ट जो है लाइन एनसीईआरटी से पिकअप किया गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं विरंजक चूर्ण इसका सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। ऑप्शन है आपका, माफ कीजिएगा, ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन, क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड, या कोई प्रतिक्रिया नहीं, या इनमें से कोई नहीं, या एक से अधिक। तो इसका जो सही जवाब है वो देखिए आप, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, आप पेपर देख सकते हैं। ये चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन जो है डायरेक्ट, इसमें बीपीएससी इतनी आलसी हो गई है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के डाल रही है। तो आप इसको देख सकते हैं। क्वेश्चन है लोह चूर्ण पर तनु हाइड्रोलिक अम्ल डालने से क्या होता है। इसका सही जवाब जो होगा वो होगा हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड। आप यहाँ से देख सकते हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का उत्पादन, ठीक है। डायरेक्ट ये एक्सरसाइज से क्वेश्चन डाल दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बीपीएससी कहाँ से पूछा है। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है। आप हमेशा देख रहे होंगे, ये बहुत ही आसान है, इमली में कौन सा अम्ल, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, फिर भी ये एनसीईआरटी से लिया गया है, इसलिए यहाँ दिखाना ज़रूरी है कि कहाँ से प्रश्न पूछा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। देखिए यहाँ पे इमली जो है इसमें कौन सा टार्ट्रिक, एक बॉक्स बना के दिया गया है कुछ एसिड और उसका स्रोत जो है। तो आप इमली के अलावा और भी जो दिया गया है उसको आप याद कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन की परत क्यों चढ़ी होती है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन है खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय जो है वो टीन का परत क्यों चढ़ाया जाता है। तो इसमें जो इसका सही जवाब है, आप ये देखिए, ये कहाँ से लिया गया क्वेश्चन है। ये भी एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आप पेज नंबर क्लास 10 के पेज नंबर 62 में जाइएगा, 62 में। तो यहाँ एक क्वेश्चन है खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेप क्यों होता है। तो इसका सही जवाब जो है वो दिया है यहाँ पे
टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होती है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। तो आप देख रहे हैं किस तरह से डायरेक्ट बीपीएससी जो है वो एक्सरसाइज से क्वेश्चन उठा के आपको डाल दे रही है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन जो कॉलीफॉर्म सार, जो कि बहुत लोगों को लग रहा था कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया है कॉलीफॉर्म सार। तो आप ये क्वेश्चन भी कहीं बाहर से नहीं है, क्लास 10th के एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है। ये आप जब क्लास 10th का चैप्टर नंबर 16 देखिएगा, चैप्टर नंबर 16, तो उसमें ये दिया हुआ है कि ये लाइन पर आप हाईलाइट कीजिए। देखिए, कॉलीफॉर्म्स आर ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया फाउंड्स इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। आप ऑप्शन देखिए, बैक्टीरिया प्रेजेंट्स इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ एनिमल्स। ठीक है, देखिए, तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह से ये हमारा आखिरी स्लाइड्स था। ठीक है, तो आपने देखा कि किस तरह से बीपीएससी जो है जितने भी क्वेश्चन पूछी है लगभग ऑलमोस्ट 90% ऑफ द क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी से डायरेक्ट लाइन बाय लाइन लिया गया है। तो आप इस तरह से एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंस को देखेंगे और किसी भी एडवांस बुक पढ़ने से पहले आप कोशिश करेंगे कि 30 सितंबर को एग्ज़ाम में जाने से पहले आप एनसीईआरटी को कंप्लीट करके जाएंगे। इसका जो कहा जाता है कि कोमा बिंदु भी नहीं छोड़ा जाता है, तो आप एनसीईआरटी 10th एटलीस्ट क्लास 10th का आप कोमा बिंदु छोड़ के नहीं जाएंगे, जिससे कि आपका बेहतर रिजल्ट हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद।